करेंगे। 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन करने दो। हाँ, तो सबसे शुरुआत में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बेसिक्स की बात करेंगे, जिसमें कौन कौन से टाइप का बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड कैसे बनता है, या फिर क्या बोल सकते हैं, मतलब लेविस ऑक्टेट रूल क्या हो सकता है, उसका एक्सेप्शन क्या है। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन जो 9 10 में पढ़ रखा है तुम लोगों ने, उसी 9 10 का पार्ट का इंट्रोडक्शन यहाँ पे होगा। और एक बार उस चीज का इंट्रोडक्शन हो गया, तब उसके बाद फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग और उसके पूरे के पूरे पार्ट का डिस्कशन करेंगे। मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या चीजें हो सकती है उसमें, उससे रिलेटेड सारे के सारे थ्योरीज हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो अपने कॉपी में हेडिंग डाल देना केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग वाले पार्ट में सबसे शुरुआत में जब हम लोग बेसिक्स की बात करेंगे, तो बेसिक्स में हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। मतलब सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है अपना कि व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। हम लोग पूरा केमिकल बॉन्डिंग जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें बॉन्ड बन ही क्यों रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। ये क्लास 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए भी हम डिस्कशन करेंगे। कॉपी में नोट करते जाओ इस चीज को, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अंजलि, क्लास 10th में क्या पढ़ा था, कुछ जवाब दो इस सवाल का, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है। अंजलि, यस सर। क्यों होता है बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोई कंपाउंड बनाने के लिए। कोई कंपाउंड बनाने के लिए। अरे तो बॉन्ड तो बनने ही से ही कंपाउंड बनता है ना, उससे कंपाउंड क्यों बन रहा है, क्या रीजन है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। क्या करने के लिए। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से। इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से। जरूरत क्या है इलेक्ट्रॉन्स लेने की, शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत क्या है, ये सारे बताओ। कंपाउंड को स्टेबल होना है। हाँ, सारे। ये सबसे मेन पॉइंट है कि कंपाउंड स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा है। जो भी एलिमेंट्स बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो बॉन्ड जब बना रहे होते हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं। कोई भी चीज अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, स्टेबिलिटी बढ़ाना चाहता है, जिस स्टेट में है उससे ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, अगर वो पॉसिबल है तो बेसिकली हम लोग जो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे स्टेबिलिटी वाले पार्ट को इंक्रीज करने के लिए कर रहे हैं हम लोग, ऐसा मेंशन करते हुए काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, में हम लोग यही चीज मेंशन कर सकते हैं। नोट करना शुरू करो। सबसे पहला पॉइंट, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। और दूसरा पॉइंट तुम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सेकेंड पार्ट यहाँ पे मेंशन कर लो। ऑल्दो ये कंप्लीट इट्स ऑक्टेट का कोई अलग से सिग्निफिकेंस नहीं है, ये ऊपर वाला ही रीजन है बेसिकली, तो इसलिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट हम लोग लिखेंगे तो सही, बट बहुत सही चीज नहीं। और इसके बाद एक छोटा सा पार्ट ध्यान रखना, इसको पहले हम मेंशन कर रहे हैं पॉइंट को, और इस पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। टू डिक्रीज द एनर्जी, या टू लोअर द एनर्जी, टू लोअर द एनर्जी। एक छोटा सा कंसिडरेशन है जो तुम लोग को ध्यान रखना होगा, जैसे इसको इस तरीके से ध्यान रखना, स्टेबिलिटी वाला पार्ट जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है एनर्जी के। मतलब एनर्जी वाला पार्ट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी वाला पार्ट उतना कम होगा। एनर्जी वाला पार्ट जितना कम होगा, स्टेबिलिटी वाला पार्ट उतना ही ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी वाला पार्ट ज्यादा होगा। हम लोग इसको सिंपली ऐसा याद रखेंगे, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना लोअर एनर्जी, जितना लोअर स्टेबिलिटी उतना हाइयर एनर्जी। तो जैसे सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ो, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बढ़ाना है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो एनर्जी वाले पार्ट को घटाना पड़ेगा। तो हम लोग इसको एनर्जी के टर्म में भी आराम से लिख सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। इस एक पार्ट को हम लोग पूरे के पूरे केमिस्ट्री में, मतलब पूरे 11 12 के केमिस्ट्री में फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। और एक चीज इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारा पूरे केमिस्ट्री में कोई टॉपिक अच्छा हो ना हो, बट तुम्हारा मोल कंसेप्ट, सॉरी, केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए।
अगर केमिकल बॉन्डिंग खराब हुआ तो तुम्हारा 50% केमिस्ट्री वैसे भी खराब रहेगा, तुम्हारा केमिस्ट्री अच्छा हो ही नहीं सकता। तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ लाइक मतलब लाइफलाइन टाइप का चीज है, इसके बिना आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। केमिकल बॉन्डिंग में पूरे के पूरे केमिस्ट्री वाले पार्ट के एक बेसिक्स है कि क्यों हम लोग बॉन्ड बना रहे हैं, तभी तो जाके रिएक्शंस की बात करेंगे। तो पूरा का पूरा बेसिक्स यहीं से शुरू होता है। इस टॉपिक में सारे के सारे क्वेश्चन जो तुमको होमवर्क देंगे बहुत थियोरेटिकल टॉपिक्स होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस तुमको डील करने होंगे अच्छे तरीके से, ताकि तुम लोग का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता चला जाए, सारा का सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होता चला जाए। इस एक चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है। और इसमें हमेशा हम लोग जो भी कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे उसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं आगे जाके है। जैसे ये जो पॉइंट है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, ये तो पूरे 11th-12th का कंसेप्ट है। एक बार इस चीज को डिस्कस किया, पूरी जिंदगी भर याद रखना है इस चीज को, तो थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना। और जैसे इसमें ऐसा मेंशन किया हम लोगों ने कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, तो बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग स्टेबिलिटी वाले पार्ट को इंक्रीज करते हैं, या फिर हम लोग बेसिकली अपने एनर्जी वाले पार्ट को डिक्रीज करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा कंसिडरेशन है जो अपने को ध्यान रखना है। जैसे एक हम टर्म मेंशन कर रहे हैं, मान लो दो एटम्स मान लो बॉन्ड बना रहे हैं। तो जब दो एटम्स बॉन्ड बना रहे होंगे तो इस केस में दोनों के दोनों जो एटम्स है वो स्पेस में हो सकता है दूर एग्जिस्ट कर रहा हो, और जब दूर एग्जिस्ट कर रहा होगा और बॉन्ड बनाना है, इसका मतलब आपस में नजदीक आना शुरू होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि शुरुआत में दो एटम्स जो बॉन्ड बना रहे होंगे वो दूर होंगे, लेकिन जैसे जैसे बॉन्ड बनाएंगे वैसे वैसे ये चीज नजदीक आना शुरू होगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद यहाँ पे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड वाला पार्ट तब बनता है जब कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन होता है। जैसे 10th क्लास में तुम लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर्स बनाना सीखा था, तो लेविस स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के टाइम पे भी देखा होगा। जैसे H2O है, तो H2 वाले पार्ट में हम लोग ऐसा लिखा करते थे कि एक ऑक्सीजन वाला पार्ट है, दो हाइड्रोजन वाला पार्ट है। तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में एक सर्कल, हाइड्रोजन वाले पार्ट में एक सर्कल, और हाइड्रोजन वाले पार्ट में एक सर्कल। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होता था। इस चीज को हम लोग ओवरलैप बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ ओवरलैप एरिया निकल के आ रहा है। तो हम लोगों का जो एक एटम है, हम लोग का जो दूसरा एटम है, उन दोनों एटम से हम लोग के पास कुछ ओवरलैपिंग एरिया निकल के आ रहा है, ऐसा हम लोग बोल के काम कर रहे हैं। तो एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी कभी हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते हैं तो दो एटम बहुत दूर होते हैं और टाइम के साथ धीरे धीरे क्लोज आना शुरू करते हैं ताकि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करा पाए। और जिस टाइम पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया उस टाइम पे कुछ ना कुछ कॉमन एरिया निकल के आएगा। इस चीज को हम लोग ओवरलैपिंग बोला करते हैं, मतलब बोलने का एक लैंग्वेज है ओवरलैपिंग। अब ये जो ओवरलैपिंग होगा, इस ओवरलैपिंग के टाइम पे अपना बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, उस बॉन्ड फॉर्मेशन वाले पार्ट में पहले एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस, इन दोनों के दोनों न्यूक्लियस का जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस चीज को जैसे दो एटम्स का न्यूक्लियस है, मतलब बेसिकली दो अलग अलग एटम्स के न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। तो इस चीज को हम लोग इन जनरल, एक जनरल लैंग्वेज की अगर बात करें तो इस चीज को हम लोग आराम से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बोल सकते हैं। बोलने का एक लैंग्वेज हो सकता है, या सॉरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कॉल्ड एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, सबसे पहला चीज। और जिस टाइम पे बॉन्ड बन गया उस पार्टिकुलर टाइम पे इसी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाले पार्ट को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोलना शुरू कर सकते हैं। कि अगर हम लोग का बॉन्ड बन गया तब उस केस में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। तो इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, शुरू में एटम दूर थे तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थोड़ा बड़ा था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा बड़ा था। जैसे जैसे एटम्स क्लोज आए तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट घटना शुरू हो गया। और इस एक छोटे से पार्ट के ऊपर बेस्ड हम लोग एक ग्राफ का डिस्कशन कर रहे होते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखा है। उस ग्राफ को तुमको याद रखना होता है जो हम इस पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं, टू लोअर द एनर्जी। कभी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी वाला पार्ट लोअर होगा। कैसे लोअर होगा उसका तुम लोग का डायग्राम ध्यान रखना है, वो इस तरीके से हम लोग कंसिडर किया करते हैं। एक मिनट, चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग डायग्राम वाले पार्ट को जब मेंशन करेंगे तो डायग्राम वाले पार्ट में हम लोगों का डायग्राम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होता है। आर वाले पार्ट, इस चीज को हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला कर सकते हैं आराम से। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हम टर्म मेंशन करते हुए चल रहे हैं सबसे पहला। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जैसे एटम दूर था तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वाला पार्ट हायर था, जैसे जैसे एटम क्लोज आया तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस घट गया। तो ये जो आर वाला पार्ट है ये बेसिकली हम लोग इस चीज को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो शुरू में एटम दूर थे इनिशियल स्टेज में,
तो आर वाला पार्ट ज्यादा था, मतलब लोग इस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। फिर एटम्स थोड़े क्लोज आए तो इस केस में हम लोग का डिस्टेंस थोड़ा घटा। एटम्स और क्लोज आए, हम लोग का डिस्टेंस और घटा। एटम बहुत क्लोज आए, बॉन्ड का फॉर्मेशन करा लिए, डिस्टेंस और घटा। तो हम लोग उल्टे डायरेक्शन में ग्राफ की बात कर रहे हैं। हम लोग सीधे डायरेक्शन, जैसे अभी तक हम लोग कैसे ग्राफ बनाते थे, तो जीरो से शुरू करते थे, बट यहाँ पे हम लोग जीरो से नहीं शुरू कर रहे हैं, हाइयर वैल्यू से लोअर वैल्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। एटम्स दूर थे, तब क्या होगा, एटम्स क्लोज आना शुरू होंगे। तब इस सिनेरियो में क्या होगा, हम लोग इस एक चीज की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो इस ग्राफ का थोड़ा ध्यान रखना। जैसे जैसे हम लोगों का दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस वाला पार्ट घटना शुरू होगा, तो हम लोग का जो एनर्जी वाला पार्ट है वो इस टाइप से, एक तो वैल्यू जीरो से नीचे ऑलरेडी रहेगा पहले भी, और इस टाइप से ग्राफ वाला पार्ट नीचे जाना शुरू करता है। और जो ग्राफ वाला पार्ट जब नीचे जाता है तो उसका शेप कुछ ऐसा निकल के आता है, इस टाइप का। इस पूरे के पूरे डायग्राम, ये डायग्राम का शेप याद रखना। बेसिकली हम लोग डायग्राम का शेप इस तरीके से याद रखा करते हैं, ये चीज, मतलब इस टाइप का जैसा भी शेप मिलेगा तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का ग्राफ आराम से बोल सकते हैं। इसमें दो तीन पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है। एक पॉइंट ये कि जो सबसे छोटा वैल्यू है, सबसे लोएस्ट वैल्यू, ये जो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट है, इस चीज को हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोला करते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि दो एटम्स इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे स्टेबल पोजीशन पे है। तो जितना स्टेबल उतना लोअर एनर्जी, मतलब दो एटम्स के कॉम्बिनेशन के बाद जो सबसे लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट हो सकता है वो ये स्टेज है। और ऐसा कब होगा, जब हम लोग का बॉन्ड बन चुका है। तो बॉन्ड बन चुका है का मतलब हम लोग का दो एटम अच्छे तरीके से ओवरलैप कर चुका है, उसमें कॉमन एरिया वाला पार्ट आ चुका। इस पॉइंट को, जो रेडियस वाला एक्सिस है, इस पॉइंट को हम लोग नॉर्मली आर स्टार से डिनोट किया करते हैं। आर स्टार को हम लोग क्रिटिकल इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये बोलने का टर्म है क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या इसी चीज को हम लोग बॉन्ड लेंथ बोला करते हैं। जब बॉन्ड बन गया तब उस केस में दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग आराम से बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा। तो क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोलो या बॉन्ड लेंथ बोलो, ये डायग्राम ध्यान रखना है। ग्राफ वाले पार्ट में सबसे लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी वाले पॉइंट पे जहां हम लोग का बॉन्ड बना, उस टाइम पे क्रिटिकल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ टर्म आराम से मेंशन किया जा सकता है। इस ग्राफ को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, एक बार एक टर्म आएगा बॉन्ड एनर्जी तब भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना डिस्कशन सफिशिएंट होगा अपना। नोट कर लो इस चीज को। सर फिर से समझाइए ना थोड़ा। यार पहले नोट करो इस चीज को। एक्चुअली में इसमें समझने का नहीं है, तुम लोग के डायग्राम याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का। कि जब एटम दूर होता है तो ग्राफ का ये शेप याद रखना है तुमको, कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर ग्राफ आएगा तो इस टाइप का ग्राफ अपने को मेंशन करना है। इसमें समझाने के लिए हमको एटलीस्ट मतलब 25 से 30 मिनट का थ्योरी एक्सप्लेन करना होता है। वो समझने का पार्ट तुम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। बस शॉर्ट में हम इतना बोल सकते हैं कि एटम जब क्लोज आएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। तो एनर्जी घटेगा मतलब जैसे एटम्स क्लोज आना शुरू हुआ तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वाला पार्ट घटना शुरू हुआ। तो हम लोग ग्राफ में इस साइड से जा रहे हैं, यहाँ से ग्राफ वाले पार्ट में हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करें डिस्टेंस वाइज। तो अगर हम लोग का, हम सॉरी राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं, अगर हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करेंगे तो ग्राफ वाले पार्ट में एनर्जी का जो वेरिएशन है वो कुछ इस शेप में होता है। ये ग्राफ वाले पार्ट में एनर्जी नीचे गया, नीचे जाते जाते यहाँ पे एक पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से बढ़ना शुरू हो गया। इस चीज को हम लोग ग्राफ का एक पैटर्न बोल सकते हैं आराम से। नोट करो ग्राफ को।
और अगर ग्राफ वाले पार्ट को नोट कर लिया होगा तो हम लोग का नेक्स्ट डिस्कशन शुरू होगा, कौन कौन से टाइप के बॉन्डिंग होते हैं, किन किन एलिमेंट्स के बीच में कौन कौन से टाइप के बॉन्डिंग का हम लोग फॉर्मेशन नॉर्मली कंसिडर किया करते हैं, इस एक चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलो हेडिंग डालो इसके नीचे, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, इस टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग में कुछ कुछ पार्ट तो तुम लोगों ने 10th क्लास से पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड हम लोग वर्ड यूज करते हैं, और आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोला करते हैं। ये दोनों नाम ध्यान रखना, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इस केस में हम लोग जब पॉइंट की बात करते हैं तो नॉर्मली ये बोला करते हैं फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 10th क्लास में जस्ट अभी पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले पार्ट में, फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहला चीज। और दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना होगा, इन जनरल जैसे आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल तो होता है NaCl। अब NaCl कैसे बनता है, तो एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, तो एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा बनेगा, तो फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऐसा हम लोग आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। हमेशा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा, ऐसा आराम से बोला जा सकता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जनरली कर लो तो ज्यादा बेटर है। फॉर्म जनरली बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में जनरली बनता है। ऐसा नहीं कि केवल यहीं पे बनेगा, हो सकता है किसी और भी सिनेरियो में बने। आयनिक वाला पार्ट इस केस में बनता है, जैसे NH4Cl है, तो NH4Cl वाले पार्ट में भी NH4 प्लस एग्जिस्ट कर रहा है और Cl माइनस एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी आयनिक बॉन्ड है, और केवल नॉन मेटल्स है यहाँ पे। तो ऐसा भी सिनेरियो एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे हम लोग एक सॉल्ट वाला पार्ट एग्जिस्ट कर रहा हो, वहां पे भी हम लोग आयनिक बॉन्ड की बात कर सकते हैं। लेकिन जनरली एक मेटल होना चाहिए और एक नॉन मेटल होना चाहिए, जनरली की बात कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट के बाद हम लोग का नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना, हमने कॉपी में नोट डाउन करते जाना, इसको ऐसा मत कि पहले हम रफ कर लेंगे फिर फेयर कर लेंगे, बहुत थ्योरी आएगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली ये टॉपिक 30 लेक्चर चलेगा कम से कम, मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो 30 लेक्चर में तुमको पहले रफ करोगे फिर नोट करोगे, ऐसा मत करना, एक लाइन से नोट करते जाओ जो चीजों को लिखाते चले जा रहे हैं। मेंशन करो कोवेलेंट बॉन्डिंग। चलो ध्यान दो, जैसे हम लोग जब कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले पार्ट में हम लोग को सबसे पहला पॉइंट तो मालूम होता है, हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं। बट आगे जाने के बाद पता चलेगा कि हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ पॉइंट्स को एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, बट उससे थोड़ा हम लोग और भी डिस्कशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। जब कोवेलेंट बॉन्डिंग हेडिंग चलेगा तो उसमें डिस्कशन को इम्प्रूव करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा पार्ट, इसमें एक चीज कर सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वल नंबर बाय ईच एटम। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इक्वल नंबर बाय ईच एटम, जिन एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होना चाहिए। अगर दो एटम ए और बी है तो ए एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो बी भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ए अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा तो बी को भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट, जनरली फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स वाले पार्ट नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। वो तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना तो मेरे हिसाब से सबको पता होता है। तीसरा पार्ट जो हम लोग वर्ड मेंशन करते हैं, इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये एक नया टाइप का बॉन्ड है जो तुम लोग को ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले पार्ट में सबसे पहला पॉइंट जो अपने को ध्यान रखना होता है, उसमें हम लोग ये चीज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी शेयरिंग करते हैं। इस चीज को हम लोग वैसे एक और नाम से जानते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है। ये एक टर्म ध्यान रखना है, डेटिव बॉन्ड। दाता मतलब डोनेट जो करता है उसको डेटिव बोलते हैं हम लोग। तो इस केस में जो हम लोग का बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड के जैसा ही होता है, लेकिन डोनेशन से होता है यहाँ पे काम। यहाँ पे हम लोग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कर रहे हैं,
तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 एटम ओनली, मतलब हम लोगों का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रहा, लेकिन इससे पहले हम लोग ऐसा बोले थे कि 2 एटम है तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बट यहाँ पे एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और ये चीज जैसे एक बेसिक पार्ट के जैसा मान लो एक्सप्लेन करते हैं। मान लो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इस एक बेसिक पार्ट का ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 10th क्लास में भी ये चीज पढ़ा है तुम लोगों ने। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उस केस में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तब उस केस में टोटल हम लोग के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस केस में अगर हम लोग का सिंगल बॉन्ड हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है। डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ए का हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट बी का हुआ। ट्रिपल बॉन्ड में 3 इलेक्ट्रॉन ए का हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन बी का हुआ। बट जब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में हम लोगों का एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब जैसे मान लो कि एक के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो शेयर करने का मतलब तो ये है ना कि यार बराबरी की कुछ बात है, वो भी शेयर किया हम भी शेयर किया, तब शेयर का सेंस बनता है। बट यहाँ पे शेयरिंग तो नहीं है, दोनों इलेक्ट्रॉन मेरा ही है, तो शेयरिंग का क्या सेंस बनता है? तो यहाँ पे हम लोग डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जब डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वर्ड यूज करेंगे तो ऐसा हम लोग एरो बना के काम किया करते हैं। अगर ए वाला पार्ट दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो हम लोग ए से एरो शुरू करके बी पे खत्म करेंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि ए और बी के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पर प्लस चार्ज, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ उसके ऊपर माइनस चार्ज। मतलब 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना, और उस बॉन्ड के फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग बस सिंगल बॉन्ड डिनोट किए। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वहां से एरो शुरू होगा, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ वहां पे एरो खत्म होगा। तो इस केस में ए के ऊपर प्लस चार्ज और बी के ऊपर माइनस चार्ज, ऐसा मेंशन करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। ये सबसे बेसिक पार्ट जो अपने को ध्यान रखना होता है। मान लो उल्टा कर लेते हैं कि हम लोग का बी वाला पार्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तब उस केस में क्या होता है? तो उस केस में ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उस पर प्लस चार्ज, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा उसके ऊपर माइनस चार्ज। ये डोनेट करने का एक तरीका है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये तरीका थोड़ा मालूम करके रखना है। बट इस केस में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम के तरफ से शेयर्ड है, दूसरे एटम का कोई इसमें रोल नहीं रहेगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। मेंशन कर लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय 1 एटम ओनली, नोट कर लो। और इसको नोट करने के बाद चौथा टाइप का बॉन्डिंग जो अपने को मेंशन करना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही नॉर्मली बनता है। इस एक चीज का ध्यान रखना। वैसे नॉन मेटल्स के बीच में ही बनता है, बट मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही बन सकता है। हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग से डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए अभी तुमको इस चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। इस तरह का सवाल नहीं आएगा कि कहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इस चीज को हम लोग अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी यूनिक टाइप ऑफ बॉन्डिंग है। और चौथा पार्ट जो बॉन्डिंग में हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ बॉन्डिंग में, इस चीज को हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग बोल सकते हैं। और जो अपना मेटालिक बॉन्डिंग वाला पार्ट है, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन की बात करते हैं। हेडिंग डाल दो मेटालिक बॉन्डिंग, और उसके नीचे बस पॉइंट मेंशन कर लेना, फॉर्म्ड बाय इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें 2-3 टाइप का कंसेप्ट है, जिसमें एक जगह पे हम लोग इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कशन करते हैं, और दूसरी जगह पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे डिस्कशन करते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कर्नल इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं, और दूसरी जगह पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। इंटरनल इलेक्ट्रॉन हो जाए या वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पॉइंट, जनरली फॉर्म बिटवीन, और जनरली क्या फॉर्म बिटवीन मेटल्स। मेटालिक बॉन्डिंग से जो सॉलिड मेटल्स उनका फॉर्मेशन होता है उसको मेटालिक बॉन्डिंग बोला जाता है। तो मेटल्स के बीच में ही मेटालिक बॉन्डिंग होगा।
और इसको नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, जो अपने बेसिक्स का थर्ड पार्ट होगा। इसमें हम लोग टर्म यूज किया करते हैं लेविस ऑक्टेट रूल। बचपन में सुना होगा इस चीज का, किसी से हम सवाल पूछेंगे। तनुश्री, लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है? सर नहीं पता। पता नहीं कि याद नहीं है? नहीं, ये मैं सुनी भी नहीं हूँ। सुने ही नहीं है? अरे भाई ऐसा पिछले मत बोलो यार। पिछले साल था, नहीं था। वाह। मोहित, तो बहुत बहुत दिनों बाद आया क्लास में। यस सर। बताओ भाई, क्या होता है लेविस ऑक्टेट रूल? सर याद नहीं है। सुना है कि नहीं सुना है, ये बता दो पहले। हाँ सर सुने हैं, हाँ सर सुने 10th हैं। क्लास में सुना है ना? हाँ सर सुने हैं। ओके। हर्षित, अच्छा ये खुशी, सर सुने ही नहीं है 3 क्लास में। संजना, यस सर। बताइए। सर क्रॉस एंड डॉट यूज करते हैं इसमें। लेविस ऑक्टेट रूल इसको थोड़ा ना बोलते हो, तो लेविस स्ट्रक्चर होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और ये तनुश्री बोल रही है सुने ही नहीं है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना सीखा है 10th क्लास में, लेविस रूल ही नहीं सीखा है। सर बताओ। डॉट स्ट्रक्चर पता है, बट नाम नहीं पता है। किसी को मालूम है लेविस ऑक्टेट रूल क्या होता है? किसी को भी? सर किसी भी कंपाउंड में हर एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। हाँ, जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो हर एक एलिमेंट कंबाइन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। उसको ऐसा लगता है कि ऑक्टेट कंप्लीशन करने से हम लोग का बॉन्ड फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी वाला पार्ट बढ़ जाएगा। जो सबसे पहला पार्ट था यही चीज तो था कि मतलब व्हाई डज बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, तो बॉन्ड फॉर्मेशन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इस चीज को लेविस ऑक्टेट रूल ही बोला जाता है एक्चुअल में। बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज लेविस ऑक्टेट रूल। ऑल्दो ये चीज है कि लेविस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ऐसा बोला गया था कि केवल वही बॉन्ड्स बनेंगे, या सॉरी कोई केवल वही कंपाउंड्स बनेंगे जहां पे ऑक्टेट पूरा होगा। रूल ये है, जो थोड़ा गलत है तो उसके एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करेंगे। हम लोग रूल वाले पार्ट पे आते हैं, नोट कर लो। अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल, only those compounds can exist in which ऑक्टेट, और लोअर एलिमेंट्स के केस में हम लोग डुप्लेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ऑक्टेट और डुप्लेट, दैट इज नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन is complete. Nearest noble gas configuration is complete. अकॉर्डिंग टू लेविस ऑक्टेट रूल केवल वही कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे जिसमें ऑक्टेट और डुप्लेट वाला पार्ट कंप्लीट रहेगा, या फिर हम लोग का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट एग्जिस्ट करेगा। इस एक चीज का थोड़ा अपने को ध्यान रखना है। इस चीज को हम लोग ऑक्टेट रूल भी बोला करते हैं। सिंपल सा रूल है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो इस चीज के डिस्कशन का अपने को ज्यादा कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन इसके बाद वाले पार्ट के डिस्कशन का हम लोग को मतलब रहता है। हमेशा हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस की बात करेंगे। एक नॉर्मल रूल, उससे एक एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शंस को अपने को थोड़ा ध्यान रखना होगा। सिमिलर टाइप से एक्सेप्शंस ऑफ लेविस ऑक्टेट रूल की अगर बात करें तो इसमें भी 2-3 पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान रखना होता है। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कभी अपने नोट्स कॉपी में एक्सेप्शंस लिखना तो उसको अलग पेन से लिखा करना, क्योंकि एक्सेप्शन तुमको याद होना ही चाहिए। एक्सेप्शंस क्वेश्चन में रेयरली पूछा जाता है, और जब पूछा जाता है तो याद होगा तभी बना पाएंगे, अदरवाइज गलती कर देंगे। तो इसलिए एक्सेप्शंस को हमेशा अलग पेन से रखना, ताकि पेज पलटते वक्त हमेशा उस पर नजर चले जाए। स्पेशली रेड कलर से रखो या ग्रीन कलर से रखो, ताकि जब भी पेज पलटे तो उस पॉइंट पे नजर जा ही जाए। इसलिए एक्सेप्शंस को अलग पेन से हमेशा लिखने की कोशिश कर, बेटर रहेगा। चलो, एक्सेप्शंस वाले पार्ट में सबसे पहला एक्सेप्शन जो हम लोग को नोट डाउन करना है, इसमें हम लोग बात करते हैं नॉर्मली इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और इसी चीज को हम लोग ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल बोला कर सकते हैं।
इनकम्प्लीट ऑक्टेट और हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, ये दोनों टर्म आराम से यूज किया जाता है, जिसके एग्जांपल्स में BH3, BeCl2, AlCl3, BCl3, BF3, इस तरह के एग्जांपल्स आराम से मेंशन कर सकते हैं। जैसे एक छोटे चीज इस पार्ट पे ध्यान दो, अभी नोट डाउन मत करना, नोट डाउन कर लेना बाद में। जैसे मान लो BH3 है, तो BH3 वाला पार्ट इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। बोरोन के वैलेंस शेल में, अभी बस इस चीज को नोट डाउन करना है, नोट डाउन भी नहीं करना, बस सुन लो इस चीज को, आगे भी हम लोग वैलेंसी डिस्कस करेंगे। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ, और सारे के सारे हाइड्रोजन्स भी अपने तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाए। तो इस केस में इस बोरोन के विसिनिटी में या इस बोरोन के सराउंडिंग में ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन, इधर लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन पे वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन था और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गया, तो टोटल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन हमको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम लोग का ऑक्टेट वाला जो पार्ट है वो इनकम्प्लीट है, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। और अगर ऑक्टेट वाला पार्ट इनकम्प्लीट है तो फिर तो सेंस ही नहीं बनता है हम लोग का, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट का सिनेरियो हम लोग लेकर के चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये सब एग्जांपल्स का ध्यान रखना, जो भी बोरोन से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स है, BH3, बस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होना चाहिए उधर, BH3, BeCl2, AlCl3, BCl3, BF3, इन सब में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक्स आगे बढ़ जाएगा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को देखते ही जज कर पाएंगे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस होना चाहिए, उस चीज के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट अभी के लिए कुछ सिंपल एग्जांपल्स याद रखना है। अब नोट डाउन कर लो इस चीज को। सर ये बोरोन वाला समझ में नहीं आया। नहीं समझो फिर याद कर लो। केमिकल बॉन्डिंग में अभी बहुत सारी चीज तुमको शुरुआत में इंट्रोडक्शन में बस सुनना पड़ेगा, समझने की चीज अपने आप टाइम के साथ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आदित्य मान लो कि नोमेनक्लेचर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो शुरुआत में दिक्कत हो रहा था, तुम तो खैर पहले से पढ़े हुए था, बट शुरुआत में जब पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ नोमेनक्लेचर का तो दिक्कत हो रहा था कि वर्ड रूट क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। बट उसको जब सुनते चले गए आगे तो पता चला कि अच्छा वर्ड रूट तो नंबर ऑफ कार्बन होता है। नोमेनक्लेचर करने का रूल जैसे जैसे आगे आया तो अपने आप स्पीड बन गया, तो पुरानी चीजें समझ में आ गई कि हम लोग सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट इसको बोलते हैं, पेरेंट चेन को ऐसा लिखा लिखा करते हैं। तो अभी इंट्रोडक्शन है, शुरुआत में कुछ नए नए टाइप के टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को अभी के लिए सुनो, बहुत ज्यादा समझने की कोशिश मत करो कि एकदम सब अभी ही समझ लेंगे, समझा ही नहीं सकते अभी, इसको समझाने के लिए आएगा कुछ थ्योरी चाहिए, जैसे ही आगे के थ्योरी में पहुंचेंगे अपने आप समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट नोट डाउन करो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जैसे अगर है तो इसी तरफ से हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात कर सकते हैं। एक जगह पे हम लोग का ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन था तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट, और दूसरी जगह पे हम लोग एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इस चीज को हम लोग हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। एक जगह वर्ड यूज किया था हम लोग हाइपोवैलेंट, हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, इसमें हम लोग 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं आराम से मोर देन 8 electrons in the valence shell, in the valence shell। और इस पार्टिकुलर पॉइंट में हम लोग एग्जांपल्स वाले पार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। PCl5 हो गया, SF6 हो गया, मान लो XCO4 लेके चल लेते हैं। तो जैसे मान लो PCl5 है तो फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन एटम होना चाहिए, ऐसा मेंशन कर रहा है। तो एक चीज सोच के देखो, अभी जस्ट ये पॉइंट बोले थे हम, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 4 हो गया, तीसरा 6 हो गया, चौथा 8 हो गया, पांचवा 10, टोटल मिला करके फॉस्फोरस पे वैलेंस शेल में बॉन्ड बनाने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लेकिन हम लोग का तो ऑक्टेट का मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो PCl5 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नेचर में जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये एक्सेप्शन क्रिएट कर रहा है। SF6 मॉलिक्यूल, सल्फर वाले पार्ट के ऊपर हम लोग के पास टोटल मिला करके 6 फ्लोरीन के एटम्स है, ऐसा हम लोग मेंशन करके चल रहे हैं। तो अगर हम लोग 6 फ्लोरीन के बॉन्ड्स के हिसाब से बात करें
तो इस केस में एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तीसरा बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, चौथा बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, पांचवा बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, छठा बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर पे टोटल वैलेंस शेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स है। 12 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया। और एक चीज सोच के देखो कि अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, इसका मतलब नोबल गैस कहीं भी नहीं जाना चाहिए, नोबल गैस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन जेनॉन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, XCF2, XCF4, XCF6, XCO2F2, XCO4, बहुत सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग अगर नोबल गैस में गए तो उसके लिए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए था। अब नोबल गैस भी अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया तो उसके 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाएंगे। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं, जेनॉन हो गया, क्रिप्टन के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सारे के सारे एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल वाला पार्ट है, जिसमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट की बात कर रहे होते हैं हम लोग। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है, नोट कर लो एग्जाम्पल। सर एक्सेप्शन स्टडी करने के लिए कोई अलग से थ्योरी भी है? एक्सेप्शंस को एक्सेप्शन स्टडी करने के लिए कोई और थ्योरी भी है कि एक्चुअल में जो लेविस ऑक्टेट रूल वाला पार्ट है वो बहुत अच्छा कोई रूल नहीं है। लेविस ऑक्टेट रूल वाला पार्ट बहुत लिमिटेड रूल है। जब हम लोग आगे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि एक्सेप्शंस नहीं है। एक्चुअल में लेविस ऑक्टेट रूल सबसे इनिशियल रूल था, इसलिए उसको मान लिया गया। वैलिड है बट बहुत लिमिटेड कंसेप्ट में वैलिड है। तो इसलिए हम लोग आराम से आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे उसके हिसाब से पता चल जाए कि ये सब एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल भले ही है, लेकिन एक्चुअल में नेचर के लिए एक्सेप्शंस नहीं है। इस ये कंसेप्ट आराम से एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट जो अपने को ध्यान रखना है, थर्ड पार्ट वाले पार्ट में हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करते हैं। उसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो कि नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो नाइट्रोजन में 9th क्लास में पढ़ा था, नाइट्रोजन वाले पार्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट 5 होता है। मान लो ऑक्सीजन लेके चलते हैं, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, वैलेंसी की बात नहीं कर रहा है। वैलेंसी नाइट्रोजन में 3 होता है और ऑक्सीजन में 2 होता है। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ और ऑक्सीजन में 6 हुआ, तो मान लो अगर NO बनाते हैं, तो नाइट्रोजन में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 11 के बराबर होगा। अब 11 को हम लोग 8 के टर्म में कभी भी पुट नहीं कर सकते। दो दो इलेक्ट्रॉन के पेयर में भी ग्रुप्स को, एलिमेंट्स को डालेंगे, तो उसको हम लोग 8 में कैसे कन्वर्ट कर दें। अगर इस 11 में पेयर बनाना शुरू करें तो 2 का एक पेयर, 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 और फिर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा ही रहेगा। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो हमेशा उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम लोग कभी भी उन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले पार्ट को एक 8 के कॉम्बिनेशन में फिल नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वाले पार्ट में हमेशा हम लोग का एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा। जिसके एग्जांपल्स वाले पार्ट में NO वाले पार्ट को ले लिए, या फिर N2O5 नहीं, NO2 वाले पार्ट को ले लिए, ClO3 वाला पार्ट ले लिए, ClO2 ले लिए। ये सब एग्जांपल्स हम लोग आराम से ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डिस्कशन कर सकते हैं। सबसे लास्ट में केमिकल बॉन्डिंग में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एक हेडिंग डलवाएंगे हम, जहां पे इन सब एग्जांपल्स को हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें मेंशन कर लेना ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और एग्जांपल्स नोट कर लेना, NO नाइट्रस ऑक्साइड, फिर उसके बाद NO2, ClO3, ClO2, ये सब अपने ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। N2O नहीं है, NO2 है, इस एक चीज का ध्यान रखना। जैसे N2O अगर होता तो N2 वाले पार्ट में नाइट्रोजन का 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 2 और प्लस ऑक्सीजन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के 10 प्लस 6 16। इस 16 को हम लोग 8 में ब्रेक कर सकते हैं किसी तरीके के कॉम्बिनेशंस को बना के। तो इसमें हम लोग का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का अपने को। और इन बेसिक्स के बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट बेसिकली है, तो बेसिक्स 9th क्लास में पढ़ा भी उस चीज को, लेकिन उसके अलावा हम लोग थोड़ा लेवल को इंक्रीज करेंगे। वहां पे हम लोग का जो नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है, जिसको मालूम होना चाहिए सबको, वैलेंसी क्या होता है।
ये एकदम बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए अपने को कि वैलेंसी होता क्या है, कैसे हम लोग वैलेंसी वाले पार्ट को डिफाइन कर रहे होते हैं। और इसमें दो कंसिडरेशंस अपने पास, ये वैलेंसी के टाइप्स वाले पार्ट में। तो क्या क्या चीज होता है वैलेंसी से एसोसिएटेड, इस चीज का हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी आदमी ये बताओ व्हाट इज वैलेंसी, कोई भी आदमी बताओ। So the charge of an element. इट इज द चार्ज ऑफ एन एलिमेंट। नहीं, बहुत सही डेफिनेशन नहीं है। ऋषि। Sir, the power of an atom to combine with other. पावर वर्ड यूज नहीं किया जाता है 9th क्लास में, कंबाइनिंग कैपेसिटी वर्ड यूज किया जाता है। ये टर्म सुन रखा होगा तुम लोगों ने, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। नोट कर लो, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग वैलेंसी बोल सकते हैं आराम से। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ किस तरीके से कंबाइन कर रहा है, उस तरह के पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हम लोग बेसिकली जब टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स वाले पार्ट में हम लोग को दो टाइप्स का डिस्कशन करना होता है। जिसमें एक चीज को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला करते हैं नॉर्मली। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, एग्जैक्टली वही चीज है। और दूसरे पार्ट को हम लोग कोवैलेंसी बोला करते हैं। ऑल्दो जैसे कभी भी वैलेंसी वर्ड मेंशन किया तो वैलेंसी का मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी समझना। जब तक कोवैलेंसी वर्ड अलग से मेंशन नहीं किया तब तक कोवैलेंसी को कंसिडर मत करना। हमेशा वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी ही कंसिडर करते हुए हम लोग काम कर रहे होंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। तो टाइप्स वाले पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी वर्ड मेंशन करते हुए आराम से काम कर रहे हैं। और इसमें पहला हेडिंग डालना डिस्कशन में टाइप्स को मेंशन करने के बाद। चलो पॉइंट नोट डाउन करो इलेक्ट्रोवैलेंसी वाले पार्ट में। इट इज इक्वल टू द, ऑल्दो ये चीज तुम लोगों को पहले से मालूम है, इट इज इक्वल टू द number of electrons that must be added or removed from the valence shell of an atom in order to valence shell of an atom in order to get to the nearest noble gas configuration. In order to get to the nearest noble gas configuration. एक एलिमेंट के वैलेंस शेल से कितने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाए ताकि हम लोग नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आराम से मूव कर जाए, इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी नॉर्मली बोला करते हैं। सर एक जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है। बोलो। एडेड और रिमूव। अरे यार, चलो इट मस्ट बी एडेड और रिमूव्ड। चलो ठीक है। और इस चीज को तो याद रखना भी होगा तुम लोग, वैसे मिली तुमको शायद याद होना चाहिए चीज, वैलेंसी वाला पार्ट। बताओ क्या होता है। जैसे उसमें एक चीज ध्यान रखना थोड़ा, हम लोग जब एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं तो एलिमेंट्स वाले पार्ट में अब हम लोग
पार्टिकुलर एलिमेंट की बात नहीं करेंगे। इस एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा हम लोग वर्टिकल ग्रुप्स की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, हमेशा वर्टिकल ग्रुप। जैसे लिथियम और उसका पूरा ग्रुप, बेरिलियम उसका पूरा ग्रुप, बोरोन उसका पूरा ग्रुप, कार्बन पूरा ग्रुप, नाइट्रोजन उसका पूरा ग्रुप, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली और नोबल गैसेस। तो हम लोग ग्रुप वाइज जब बात कर रहे होंगे तो ग्रुप वाइज हम लोग के डिस्कशन में हम लोग ओवरऑल ऐसा लिख देते हैं ऊपर ग्रुप नंबर, और ग्रुप नंबर में लिथियम वाला पार्ट सबसे पहले ग्रुप नंबर में आता है, बेरिलियम दूसरे नंबर पे, लेकिन बोरोन वाला पार्ट ग्रुप नंबर 13 में आता है, कार्बन वाला पार्ट ग्रुप नंबर 14, नाइट्रोजन वाला पार्ट 15, ऑक्सीजन वाला पार्ट ग्रुप नंबर 16, 17 और 18। मतलब हम लोगों का 1 2 शुरू होगा, फिर 3 से लेके 10 तक हम लोग बात नहीं करते, हम लोग 13 से आगे की बात करते हैं। 3 से 10 तक में बिल्कुल वेरिएबल टाइप का वैलेंसी होता है, उसको हम लोग अलग से डिस्कस किया करते हैं। तो 1 2 13 14 15 16 17 18 ये हम लोग का ग्रुप नंबर हो गया। इन ग्रुप्स नंबर के हिसाब से हम लोग जब वैलेंसी की बात करेंगे या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स उसके हिसाब से बात करेंगे। अपने रूम में पीरियोडिक टेबल का एक चार्ट चिपका लेना। अगर तुम्हारे पास पीरियोडिक टेबल बड़ा सा है पड़ा हुआ तो अपने रूम में रखा करो, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हर जगह यूज आएगा, बार बार एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर मास नंबर देखना होता है, बार बार यूज आएगा। और इन जनरल बैठे हुए भी रहो तो पीरियोडिक टेबल को बार बार देख लिया करो, वर्टिकल लाइन में कौन कौन से एलिमेंट है, दूसरे वर्टिकल लाइन में कौन कौन से एलिमेंट्स है। तो हम लोग का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है, अगर हम लोग लिथियम में काउंट करें तो 1 होता है, बेरिलियम वाले पार्ट में या उसके ग्रुप में पूरे 2 होता है, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सब में 3 होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम सब में 4 होता है, नाइट्रोजन वाले पार्ट में 5 6 7 8। ग्रुप नंबर 1 से लेके 8 तक होगा। और जब यहाँ से हम लोग वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी वाले पार्ट में ग्रुप नंबर 1 में वैलेंसी 1, दूसरे वाले पार्ट में वैलेंसी 2, तीसरे वाले पार्ट में वैलेंसी 3, चौथे वाले पार्ट में वैलेंसी 4, और 4 के बाद वैल्यू वाला पार्ट डिक्रीज करना शुरू करता है, 1 2 3 4 3 2 1। अब उसके बाद नंबरिंग में आएगा वैल्यू अपने पास 0। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर के हिसाब से वैलेंसीज को याद रखना, हमेशा पीरियोडिक टेबल में पूरे वर्टिकल ग्रुप्स को याद रखना। नेटवेट पे बहुत सारे निमोनिक्स मिल जाएंगे, कैसे याद रख सकते हैं इस एक चीज को थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा। हमेशा जब भी एक एलिमेंट को सोचना तो वर्टिकल ग्रुप के हिसाब से सोचना, क्योंकि वर्टिकल ग्रुप में 10th क्लास में भी पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल को हम लोग कैसे अरेंज करते हैं। तो वर्टिकल ग्रुप्स में सारे एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो सेम होता है, इसी बेसिस पे हम लोग सारे के सारे सिमिलर एलिमेंट्स को वर्टिकल ग्रुप में प्लेस कर रहे हैं। तो सारे प्रॉपर्टी सिमिलर है, मतलब ग्रुप के टर्म में याद रखना ज्यादा आसान काम है। तो हॉरिजॉन्टल उतना याद मत रखना जितना वर्टिकल याद रखना, वर्टिकल तो याद रखना ही रखना है, और उसके हिसाब से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी आराम से कंसिडर किया जा सकता है। ग्रुप नंबर 1 से शुरू करेंगे तो 1 2, ग्रुप नंबर 13 में 3 4 5 6 7 8, और वैलेंसी वाला पार्ट 1 2 3 4 3 2 1 और लास्ट में 0 आराम से मेंशन कर सकते हैं। नोट कर लो इस चीज को। और इसको नोट डाउन अगर कर लिया तो इसको नोट डाउन करने के बाद फिर हम लोग अगला हेडिंग मेंशन किया करते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी में हम केवल डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे, अभी आज हम ज्यादा इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उसके पहले हम कुछ होमवर्क देंगे जो तुम लोगों को ट्राई करके आना होगा, ताकि कोवैलेंसी को हम ज्यादा इजीली एक्सप्लेन कर पाए। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। हेडिंग डाल दो कोवैलेंसी, और कोवैलेंसी में सबसे पहला डेफिनेशन, इट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed by an element in a covalent compound. It is equal to the total number of bonds formed by an element in a covalent compound. एक covalent compound के अंदर एक एलिमेंट कितना टाइप ऑफ बॉन्ड बना रखा है
तो कितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रखा है, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंसी। जैसे मान लो मीथेन मॉलिक्यूल है CH4, तो CH4 वाले पार्ट में कार्बन के ऊपर 4 हाइड्रोजन होता है। अगर 4 हाइड्रोजन है इसका मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बना रखा, तो आराम से हम लोग कोवेलेंसी वाला पार्ट 4 के बराबर मेंशन कर सकते हैं। मान लो CO2 मॉलिक्यूल है, तो CO2 मॉलिक्यूल वाले पार्ट में एक काम कर सकते हैं, कोवेलेंसी में कार्बन को मेंशन करें तो कार्बन के लिए कोवेलेंसी 4 होगा और हाइड्रोजन के लिए कोवेलेंसी 1 होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रहा है। टोटल हाइड्रोजन से मतलब नहीं होता है, एक एटम का कोवेलेंसी डिफाइन किया जाता है। तो एक कार्बन एटम है जिसका कोवेलेंसी 4, दूसरा हाइड्रोजन एटम जिसका कोवेलेंसी 1 बोल सकते हैं। मान लो CO2 मॉलिक्यूल होता, तो CO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और इस स्ट्रक्चर में कार्बन का कोवेलेंसी अगर कंसिडर करें तो कार्बन डबल बॉन्ड मतलब टोटल 4 बॉन्ड बना रखा, केवल 2 एटम से बॉन्ड नहीं, कितने बॉन्ड से इससे मतलब है। तो कार्बन टोटल 2 डबल बॉन्ड बना रखा है, मतलब कार्बन का कोवेलेंसी 4 होगा, 4 बॉन्ड बना लिया। और एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रखा है, तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में कोवेलेंसी 2 बोल सकते हैं। मान लो अगर हम लोग SO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो SO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऐसा रहता है। इसमें और भी एक मॉडिफिकेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली बैठा रहता है, बट SO2 वाले पार्ट में सल्फर टोटल 4 बॉन्ड बना रखा, 1 2 3 4, तो इस केस में कोवेलेंसी 4, ऑक्सीजन वाला पार्ट कोवेलेंसी 2 मेंशन कर सकते हैं। अगर मान लो SO3 मॉलिक्यूल होता, तो SO3 वाले पार्ट में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर टोटल मिला के 6 बॉन्ड बना रखा, कोवेलेंसी 6, ऑक्सीजन वाला पार्ट भी कोवेलेंसी अभी भी 2 बना के चल रहा है, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। अगर इस कोवेलेंसी के काउंटिंग में किसी को डाउट है तो आराम से पूछ सकता है। कोवेलेंसी के काउंटिंग में कोई भी डाउट होगा तो आराम से पूछ लो। सर SO2 में ट्रिपल बॉन्ड भी तो बन सकता था। किसमें किसमें? SO2 में। SO2 में ट्रिपल बॉन्ड होता नहीं है, तो इसलिए बन सकता है नहीं, मॉलिक्यूल जैसा एग्जिस्ट करता है उसी के हिसाब से बात करेंगे हम लोग। बन सकता था तो 4 बॉन्ड बन सकता है, लेकिन ऑक्सीजन बनाता नहीं है 4 बॉन्ड, तो इसलिए हम लोग वहां पे डबल बॉन्ड बनाया, क्योंकि नेचर में मॉलिक्यूल इसी टाइप से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और कोई डाउट? नोट करो एग्जांपल्स कोवेलेंसी वाले पार्ट के। मान लो PCl5 लेके चलते हैं, तो PCl5 वाले पार्ट में फॉस्फोरस के ऊपर टोटल 5 क्लोरीन्स है, मतलब फॉस्फोरस वाला पार्ट 5 बॉन्ड बना रखा, इसका कोवेलेंसी 5 होगा। और क्लोरीन का अगर कोवेलेंसी कंसिडर करें तो हर एक क्लोरीन एक एक बॉन्ड बना रखा है, क्लोरीन का कोवेलेंसी आराम से 1 मेंशन करते हुए काम कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो अगर हम लोग HClO4 लेके चलते हैं, HClO4, तो इस केस में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम बताएंगे तुम लोगों को, लेकिन अभी के लिए जान लो कि ये स्ट्रक्चर होता है। तो अपने इस स्ट्रक्चर वाले पार्ट में क्लोरीन का अगर कोवेलेंसी कंसिडर करें, तो क्लोरीन टोटल 2 2 4 2 6 और एक 7 बॉन्ड बना रखा, मतलब क्लोरीन का कोवेलेंसी 7। और इसमें ऑक्सीजन भी एक एटम है, इस ऑक्सीजन को अगर कंसिडर करें तो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड, और सारे ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना रखे, मतलब ऑक्सीजन को कोवेलेंसी 2 है, और हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बना रखा, कोवेलेंसी 1 आराम से मेंशन कर सकते हैं। एक तो ये पार्ट थोड़ा अपने को ध्यान रखना होगा HClO4 वाले पार्ट में। अगर यहाँ तक के पार्ट में कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, और नहीं तो फिर सेकेंड डेफिनेशन वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अभी के लिए हम कुछ कुछ तुम लोग को होमवर्क देना शुरू करते हैं। काफी क्वेश्चंस होगा होमवर्क में, 1 मिनट मेरे को पहले बुकलेट डाल लेने तो इसमें तुम लोगों को बुकलेट केमिकल बॉन्डिंग का मिल गया है ना कि नहीं मिला अभी तक? बुकलेट बता देना कोई भी। मिल गया सर। मिल गया, चलो ओके। केमिकल बॉन्डिंग कहाँ है भाई? मिला है। क्या हो गया? नहीं मिला है। नहीं मिला है, चलो ठीक है, हम सेंड करवा देंगे।
केमिकल बॉन्डिंग, एक मिनट रुक जाओ। केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट मिल गया तुम लोगों को? यहाँ तो दिख नहीं रहा है बुकलेट में। अच्छा, एक मिनट। सर इसमें एक्सरसाइज दिया हुआ है, पार्ट 2 है। हाँ ठीक है ठीक है, उसमें दो बुकलेट है। बुकलेट 1 जिसमें थ्योरी प्लस कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बुकलेट केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली, उसमें 400-500 क्वेश्चन होते हैं। है थियोरेटिकल क्वेश्चन, बहुत आसानी से समझ में आता है, लेकिन करने होते इतने क्वेश्चन। उसमें दो पार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। हम देखना चाह रहे उसका पीडीएफ मेरे पास है कि नहीं है। ओके, केमिकल बॉन्डिंग, हाँ ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है इसमें। केमिकल बॉन्डिंग, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, हाँ ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, लेविस ऑक्टेट टूल, ये सब चीज़ें रखा है। और इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लास्ट में दे रखा है। ओके, शायद यही बुकलेट होगा, एक मिनट रुक जाओ। आदित्य कौशल, एक बार थोड़ा कंफर्म करना बुकलेट को, हम जो बुकलेट यहाँ अपलोड अपलोड कर रहे हैं। यार इसमें क्या दिक्कत आ गया? ओपन तो हो रहा है फाइल। एक मिनट आदित्य, देखो तो यही वाला बुकलेट है क्या? केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2, कोई भी आदमी बताओ। ये सर ये वाला है मेरे पास। हाँ इसका ठीक, पार्ट 1 कहाँ है? पार्ट 1 भिजवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो एक मिनट। चलो ध्यान दो, जो भी होमवर्क देते जा रहे हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को तुम लोग को ट्राई करना है, और बहुत सिंपल थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आराम से ट्राई करना। जो भी डाउट है, मतलब जितना होमवर्क देंगे, एक एक मिनट का क्वेश्चन होगा, एक एक मिनट का भी क्वेश्चन होगा, आधा आधा मिनट का क्वेश्चन होगा अभी, तो आराम से सारे क्वेश्चन ट्राई करना। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करके देखना, एक्सरसाइज 1, केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 2 के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 11,
13, 14, 15, क्वेश्चन नंबर 42। अच्छा नहीं, 42 अभी नहीं, 42 अभी नहीं, अभी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 55, 54, दोनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। 54, 55, uh, 73, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 108, चलो ठीक है, इतने क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं अभी। इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कोवेलेंसी का दूसरा कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, और फिर कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है इस चीज का डिस्कशन शुरू करेंगे। कोवेलेंट मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, काफी लंबा डिस्कशन जाएगा, उसका देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है आराम से। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, तो आज तो के लिए जैसे क्लास। वैलेंसी स्टेबल होता है वैसे कोवैलेंसी भी स्टेबल होता है। हाँ, वैलेंसी तो कोवेलेंसी का एक पार्ट है ना बेसिकली, मतलब सॉरी, कोवेलेंसी तो वैलेंसी का एक पार्ट है ना। और सर अगर किसी कंपाउंड में सेम एलिमेंट का दो एटम अलग अलग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा तो उसका कोवैलेंसी क्या कंसीडर करेंगे? कोवेलेंसी हमेशा एक एटम के लिए होता है। अब वो ऑक्सीजन का एक एटम अलग है तो दूसरा एटम अलग होगा, ऑब्वियसली बात है ऐसा। कोई दिक्कत नहीं, उसमें अलग अलग कोवेलेंसी शो कर सकता है। दोनों पार्टिकुलर एटम के लिए अलग अलग कोवेलेंसी शो करेंगे, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स के लिए अलग अलग कोवेलेंसी हो जाएगा। और कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर।